देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हाउसहोल्ड फर्नीचर इज टैक्सेबल इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू गेन सॉरी और एग्जेम्प्टेड इनकम। बताइए, यानी कि कैपिटल गेन हेड में इनकम टैक्स एक्ट के जो कैपिटल गेन है उसमें जो हमारी इनकम होती है वो हमारी हाउस होल्ड को, अगर हम हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो वो क्या होगी, टैक्सेबल इनकम कही जाएगी, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन या फिर एग्जेम्प्टेड गेन। बताइए, ये एग्जेम्प्टेड इनकम। देखिए, अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल गेन के प्रोसीजर को फॉलो करें तो वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो वो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो एग्जेम्प्टेड इनकम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबका आंसर क्लियर था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 80E हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन लोन से। देखिए, रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू 10,000, 15, 20 या विदाउट एनी लिमिट। यानी कि 80E के अंदर जब हमारा हम लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमारी उसकी लिमिट कितनी है, 10,000 तक हमारे लिए फ्री है और 15,000 तक, 20,000 तक या फिर हमारे लिए विदाउट एनी लिमिट। बताइए, कटौती हमारे लिए यानी कि जिसको हम डिडक्शन बोलते हैं वो कितनी अलाउ है। आपने इनकम टैक्स में ये पढ़ी होंगी सारे डिडक्शंस। 80 हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, लोन टेकन फ्रॉम फॉर हायर एजुकेशन। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स इज अंडरटेकन बाय एनबीएफसीज, आरबीआई, सेबी या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डायरेक्ट डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पर जो डायरेक्ट सुपरविजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि नियंत्रण, देख रेख। बताइए, क्या लगता है आपको इसका आंसर। जल्दी से आंसर करिए। देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है तो याद रखिए म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरीज की बात होती है तो वहाँ पे सेबी का नाम आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स इज अलाउड ऑफ टू ट्रेड, ऑल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ऑल कॉर्पोरेट्स, ओनली कॉमर्शियल बैंक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कॉल और नोटिस द्वारा जो मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ट्रेड करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ है। सभी बैंक्स कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं या केवल कॉमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं। बताइए, देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी, केवल कॉमर्शियल बैंक्स को ये इसकी परमिशन होती है, वो कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज। अब जो अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट है इंडिया में वो कौन है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, द कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर।
देखिए, कंज्यूमर कोर्ट की अपेक्स बॉडी की बात करें तो वो हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। यही सारी चीज़ें देखता है, उन पर कंट्रोल करके रखता है कि कंज्यूमर को सही तरह से प्रोटेक्शन हो पा रही है या नहीं, कंज्यूमर के राइट्स का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें इसके ये देखता है, ये अपेक्स बॉडी कहलाती है। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है, लेकिन अपेक्स पूछा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताइए क्या होगा आंसर। क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ये हमारा कैपिटल नेचर का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर, कवरेज एरर या फिर नॉन रेस्पॉन्स एरर। ये मैं आपको करा चुकी हूँ इस तरह का एक क्वेश्चन, पॉपुलेशन का कराया था जिसमें हम पैरामीटर उसका आंसर था। अब आप बताइए, जब हम सैंपल स्टैटिक्स का और पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम जब कॉरेस्पॉन्ड कलेक्ट करते हैं तो उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, दोनों में जो अंतर आएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, सैम्पलिंग एरर। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सैंपल स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये अ, एक स्मॉल लेवल पे बात की जा रही है, और पॉपुलेशन पैरामीटर एक लार्ज लेवल पे होता है। तो दोनों में क्या है, सैंपल एरर है, क्योंकि इसका सैंपल बहुत कम होगा और इसका सैंपल ओवरऑल बहुत ज्यादा होगा हमारे पॉपुलेशन का, इसलिए सैम्पलिंग एरर ये कह अंतर जो होगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स नीड नॉट रिटायर इन पब्लिक एंटरप्राइज, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्टर की रिटायरमेंट की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर उसको रिटायर होना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। बाकी में उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिटायर होना होगा। फिर हम पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनी या कोऑपरेटिव कंपनी की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर वायलेटेड द ऑडिटर्स मस्ट रिपोर्ट द सेम टू द, यानी कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिनका अगर वायलेशन किया जाता है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए जब कभी भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वायलेशन किया जाता है तो एक ऑडिटर को इसकी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी होगी, ये उसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ डायरेक्टर इज फिल्ड बाय द फॉलोइंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए फर्स्ट हो जाएगा, अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है डायरेक्टर की तो फिल की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, ये लोग इनको राइट होगा कि वो इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लें कि हाँ इस पोस्ट पर किसको रखना है।
नेक्स्ट है डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड इन दी। अब जो डायरेक्टर्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को किस मीटिंग में? स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। देखिए ये की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में, और जब भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी तो 21 डेज पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट पे हम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप 21 डेज पहले उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपने वो सारे अरेंजमेंट्स कर पाएंगे और उस दिन वो उसको ईजिली अटेंड कर पाएंगे। अगर आप सडनली उनको बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है हर कोई उसको अटेंड कर ले। इसलिए 21 डेज पहले एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है और वहाँ पे डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए अब एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है, किसी फर्म कॉर्पोरेटिव को हम यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन शेयर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय। अब ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? कभी पढ़े हैं आपने क्वालिफिकेशन शेयर? देखिए क्वालिफिकेशन शेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स के लिए दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है तो वो अपनी अपॉइंटमेंट से विद इन 2 मंथ्स के अंदर उन शेयर्स को ले ले, ठीक है। यानी कि उसको 2 महीने के अंदर उन शेयर्स को लेना होता है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम क्वालिफिकेशन शेयर। नेक्स्ट है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग इट हैज टू बी पेड विद इन। अब अगर डिक्लेयर हो जाता है डिविडेंड जनरल मीटिंग के अंदर तो वो कितने दिन के अंदर पेड हो जाना चाहिए? 60 डेज, 42 डेज, 45 या 90? क्या होगा आंसर? देखिए बी हो जाएगा। अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर तो वो 42 डेज के अंदर उसको पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डिविडेंड आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब जो डिविडेंड है वो कैलकुलेट किया जाएगा किस बेसिस पे? कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए किस बेसिस पे हम डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं? देखिए डिविडेंड हमेशा पे किया जाता है पेड अप कैपिटल पर, यानी कि जितना उन्होंने पेड कर दिया है कैपिटल उसके बेसिस पर। कॉल्ड अप जरूरी नहीं है हर कोई आपको दे दे, या सब्सक्राइब वालों को जरूरी नहीं है जिसने सब्सक्राइब किया है सबको। हाँ अगर जिसने पेमेंट कर दिया है सारी कॉल्स का यानी पेड अप कैपिटल पर ही आप डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस इज शोन सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग। अब कॉल्स इन एडवांस जो है वो सेपरेटली कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द पी&एल अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द पी&एल अकाउंट? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस साइड। चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे इज रिकॉर्डेड इन द। बताइए। एक चेक रिसीव किया है और पे किया है बैंक में सेम डे पर,
ये किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस। बताइए इनमें से कौन सा हम काम नहीं करेंगे जब हम कैश बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। किसे हम नहीं ध्यान में रखते बताइए। मिस्टेक्स इन ईच बुक, वो सॉरी कैश बुक, या पासबुक की बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्रेडिटेड इन पासबुक। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, मिस्टेक्स इन पासबुक। ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन द बेनिफिट्स ऑफ विच इज लाइकली टू द लास्ट फॉर 3 years इज। यानी कि जब हमने कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन में एक्सपेंडिचर किया था और वो लास्ट जिसका लाभ हमें 3 साल तक मिलना है, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि 3 साल में, तो इस तरह की कैंपेन तो हर 2-3 साल में होते रहेंगे। ठीक है। लेकिन हम एक बार में इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इनको भी हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इंटेंडेड टू प्रॉफिट। बताइए। करंट पीरियड का है, फ्यूचर पीरियड, पास्ट पीरियड, या बोथ ए एंड बी। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे डे टू डे बेसिस पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, तो इनका बेनिफिट भी हमें करंट पीरियड में ही मिलता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है।